था उसमें हमने देखा था की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, की फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें हमने 3-4 पॉइंट डील किए थे, जैसे कि फेडरलिज्म के बारे में बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, और सेकुलरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था पिछला वीडियो में। अब 2 की फीचर बच गया है, एक बताया था मैंने फंडामेंटल राइट्स, और जो अगला होगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्या है, क्यों हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को डालना पड़ा। इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका क्या उद्देश्य था, आखिर कुछ तो जरूरत महसूस हुआ होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या नीड था फंडामेंटल राइट्स का, वो पहले ये जानना जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज जो कुछ भी है वो सब फंडामेंटल राइट्स को माना जाता है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कॉलोनियल पीरियड में जो हमारा जो कॉलोनियल पीरियड का जो एक्सपीरियंस था उसमें महसूस हमने किया था कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के लोग काफी सफर हुए थे और काफी तरह से उसको अंग्रेजों का डोमिनेशन झेलना पड़ा था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको लगा कि ये सिस्टम आगे भी कंटिन्यू ना रहे, इसके लिए कुछ रिटर्न राइट्स होने चाहिए इंसान का, सिटीजन्स का। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू इंश्योर ए सेट ऑफ रिटर्न राइट्स that would guard against the misuse of state। इसका समझिए मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये चाहते थे कि कुछ रिटर्न सेट हो, रिटर्न रिकॉर्ड जो राइट्स है उसके सेट हो, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उसके अधिकारों की रक्षा हो। और स्टेट यानी कि जो अंग्रेजी शासन काल था, जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट भी किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना कर सके, उसके लिए ये कहा गया था कि मिसयूज ऑफ स्टेट, सरकार भी, गवर्नमेंट भी चाहे अगर वायलेट करना फंडामेंटल राइट्स का वो ना कर सके। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से है, स्टेट मत समझिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of power by state as well as other individual। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन जो भी भारतीय नागरिक है या जो भी देश के नागरिक होते हैं उसके खिलाफ कोई एक तरफा या कोई इस तरह का डिस्पोटिक पावर, चाहे वो किसी स्टेट का हो, केंद्र राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का हो या किसी इंडिविजुअल का, कोई भी अगर हमारे साथ मिसबिहेव करता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेट करता है, तो उस समय में हमारा रक्षा कर सके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया ताकि कोई भी इंसान किसी के साथ कोई भी ताकत, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो हमारे साथ कोई मिसबिहेव ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। स्टूडेंट, हम बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। आप इसको समझिए कि माइनॉरिटीज, जैसे कि हर देश में कुछ लोगों की संख्या, खास धर्म मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है या खास लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो जो वो ज्यादा लोग होते हैं वो मेजॉरिटी कहे जाते हैं, और जो कम होते हैं, कुछ भाषाएं हैं, कुछ धर्म हैं जिसको मानने वाले कम लोग रहते हैं, तो उनको माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटीज पर दबाव बनाते हैं
और वैसी परिस्थिति में अगर माइनॉरिटीज का कोई रक्षा करने वाला है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, उसके राइट्स का जो गारंटी देने वाला है, तो वो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को जो फ्रेम किया गया है वो इस उद्देश्य से किया गया है कि कोई भी सिटीजन अपने डिग्निटी के साथ जी सके, अपने सम्मान के साथ, उसको कोई भी लोग परेशान ना कर सके और उसके राइट्स जो उसको जो बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला है उसको कोई वायलेट नहीं कर सके। ठीक है, अब ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने तरह के होते हैं। तो इसका टोटल नंबर जो है वो 7 है। 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू एजुकेशन, और सबसे बड़ा जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं वन बाय वन कि किस तरह से किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी का, कि ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार का मतलब कि प्रत्येक भारतीय नागरिक समान है, लेवल पे है, कोई भी ज्यादा और कोई भी कम नहीं है भारत के कानून के सामने। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है, कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, कानून सबके लिए एक होगा। और कोई भी जैसे कि छूत अछूत या अनटचेबिलिटी वाला बात ये सब नहीं करेगा, क्योंकि हमें राइट टू इक्वालिटी है, सभी लोग समान हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब कि इसमें हमें बहुत तरह की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है सरकार के अगेंस्ट में, वो लेकिन पीसफुल होना चाहिए, आर्म वगैरह से वाला नहीं, प्रोटेस्ट जो है वो आर्म्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें हमें अपना करियर चुनने की आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, यानी कि हर तरह की आज़ादी इसमें दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, इसमें है कि कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता है, हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता है। इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जैसे मानव तस्करी, मानव का जो खरीद फरोख्त का काम होता है वो नहीं हो सकता है। चाइल्ड लेबर, जैसे कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, जैसे कि जो हैजार्डियस वर्क होता है उसमें बच्चों को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी का जो सिस्टम था पहले वो नहीं कर सकते हैं कि किसी को भी हमने कुछ पैसा दिया और उसके बदले में फ्री में काम करवा रहे हैं, लंबे समय तक उसका ब्याज चल रहा है, वो फ्री में काम करता जा रहा है। इस तरह का सिस्टम प्रिवेल था पहले इंडिया में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद ऐसे लोगों को ये अधिकार है कि वो इसके खिलाफ आवाज कर सके, आवाज उठा सके और उसका कोई शोषण नहीं कर सके। उसके बाद आते हैं फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म को चुनने की आज़ादी है, हम अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं। इस पर हमारा किसी भी तरह का पूजा पद्धति हो, इसमें कोई भी सरकार या गवर्नमेंट स्टेट कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने धर्म को चुनने की और मानने की आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट में यह हो गया कि कल्चर जो हमारा जो भी कल्चर है उसको बनाए रखने का, उसे प्रिजर्व रखने का हमारा अधिकार है। जैसे कि बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे इंडिया में, जो संख्या में बहुत कम है, उनका जो कल्चर है उसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसे आज़ादी है अपने कल्चर को बनाए रखने की। किसी भी कीमत पर इसके कल्चर को कोई ये नहीं कह सकता कि आप इस प्रैक्टिस को मत करो। एजुकेशनल राइट तो है ही, शिक्षा का अधिकार है, हमें अपना पढ़ाई किस तरह का करें, किस तरह में किस क्षेत्र में जाए, ये हमारी मर्जी पर है, एजुकेशनल राइट है। यहाँ पे एक बात स्टूडेंट, एजुकेशनल राइट यहाँ पहले से भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2012 में, अप्रैल 2012 में
राइट टू एजुकेशन को अलग से दिया गया और इसमें ये कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं देश में, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। उस अधिकार से उसके माता पिता भी उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट हो गया और ये सबसे लेटेस्ट इसमें जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट में, राइट टू एजुकेशन। मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री, उनके रीजन में ये हुआ था अप्रैल 2012 में, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब है कि ये सारा अधिकार, तो ये सारे अधिकार हमको मिल गए, लेकिन अगर कोई हमारे अधिकार का वायलेशन करता है तब ये अधिकार हमको काम में आएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम अदालत में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकार के वायलेशन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सबसे महत्वपूर्ण रेमेडीज है, जिस तरह से कि अगर किसी भी तरीके से इसमें कोई भी वायलेशन करता है, चाहे सरकार हो या इंडिविजुअल हो, कोई भी वायलेशन करता है, कोई कम्युनिटी हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसको दायर करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और उसका परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इसको आपको हमेशा मेमोरीज में रखना है कि किस तरह से इसको राइट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बी.आर. अम्बेडकर ने ऑब्जर्वेशन जो फंडामेंटल राइट्स डाला है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्होंने कहा था कि टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स कि इसमें उन्होंने कहा था कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट्स को जाने और उस पर वो क्लेम कर सके कि हमारा अधिकार क्या है, वो जाने उसको और दावा करने की स्थिति में हो। इसीलिए ये डाला गया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कि हर व्यक्ति उस पोजीशन में हो कि वो दावा कर सके। ऐसा नहीं कि सरकार सबसे जो पावरफुल जो होते हैं हमारे देश में वो गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया, हमारे अधिकार को वायलेट कर दिया, तब कहाँ जाएंगे? तब ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है जो गवर्नमेंट से भी ऊपर होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स को वायलेट ना कर सके और हम वो क्लेम करने की स्थिति में हो, हमारा जो तंत्र है, इंस्टीट्यूशन है, वो इतने पावरफुल हो कि हमें अधिकार दिला सके। The right must be binding upon every authority that we has got the power to make laws। जो कानून बनाते हैं उनको भी ये ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे कानून नहीं बनाएं जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा चीज हमने देख लिया। इसमें एक और टॉपिक है आपका छोटा सा ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि जिस तरह से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उसी तरह से जो अमेरिका है उन्होंने सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की घोषणा की थी, जिसमें कि और यूएनओ में भी ये है मानवाधिकार घोषणा पत्र, जिसमें है कि दुनिया के सभी लोगों को कुछ जन्म के साथ अधिकार मिले हैं कि जिंदगी जीने का अधिकार, वो उसमें कई सारे अधिकार डाले गए हैं जो हर इंसान को, दुनिया में हर आने वाले इंसान को वो बर्थ के साथ वो अधिकार मिलता है, जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह से वो ह्यूमन राइट्स भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक सारा तभी क्लियर होगा जब आप एक बार इसको बुक में पढ़ोगे। अगर बुक में नहीं पढ़ोगे, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। इसको, इस टॉपिक को पैरेलली बुक में भी पढ़ना है, वीडियो तो देखना ही देखना है, साथ में पैरेलली इसको बुक में भी पढ़ना है, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई प्रश्न है अगर मन में, तो वो आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट वो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए